नमस्कार बच्चों, आप सबका इस वीडियो में वेलकम है, स्वागत है। आज हम कक्षा 6 विज्ञान की जो नई किताब है जिज्ञासा, उसका पार्ट 2 है सजीव जगत में विविधता। इसके नोट्स देखेंगे, ठीक है। तो जितने नोट्स है उतने सारे इसमें कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। हमारे आसपास पौधों व जंतुओं की विविधता पाई जाती है। विविधता का अर्थ हुआ कि अलग अलग प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम अपने आसपास देखें तो सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं आसपास के पौधों से प्राप्त अवलोकन। एंड आसपास जब हम पौधों के बारे में देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोचते हैं किस प्रकार के पौधे देखते हैं तो हमें अवलोकन एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उनको देखकर हमने क्या अवलोकन किया वो। जैसे तने के बारे में देखें, तना कोमल हो सकता है, कठोर हो सकता है, लंबा या छोटा हो सकता है ना। पौधों के आसपास के तने देखें तो या तो कोमल होगा छूने पर, या कठोर होगा, या तना लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है। विभिन्न आकार की पत्तियां और उनका तने पर लगने का विन्यास। पत्तियां हैं, पत्तियां अलग अलग आकार की होगी, छोटी बड़ी, और वो तने पर किस प्रकार लगी है उसको उसका विन्यास कहते हैं, वो भी अलग अलग होगा। फूलों के रंग, आकार और सुगंध में विविधता। इसके अलावा अगर हम फूल भी देखें तो फूल क्या होंगे, अलग अलग रंग के होंगे, कुछ सुगंधित होंगे, कुछ की सुगंध अच्छी नहीं लगेगी हमें, वो भी इसमें पाया जाता है। कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, अलग अलग कलर के होंगे। तो ये सब पौधों में विविधता होती है बच्चों। उसके बाद देखिए आसपास के जंतुओं से हमें क्या अवलोकन प्राप्त होती है। जब हम आसपास के जंतु देखते हैं तो कुछ जंतु भूमि पर चलते हैं जैसे चींटी, वृक्ष पर रहते हैं जैसे पक्षी, पक्षी उड़ते भी आसमान में, और पेड़ पर रहते हैं, जल में रहती है जैसे मछली, तथा कुछ जैसे मेंढक जल व भूमि दोनों पर रहते हैं। तो आसपास के जंतुओं में क्या ऑब्जर्वेशन देगा, हम कह सकते हैं जमीन पर रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं, जल में रहते हैं, और कुछ जल व भूमि दोनों पर रहते हैं, ठीक है ना। इस तरह हमें ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुआ जंतुओं से। इसके बाद बात करते हैं जैव विविधता की आगे। तो किसी इस विशेष स्थान में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की विविधता जैव विविधता कहलाती है। यानी आपको कह दूं कि ये एक क्षेत्र है, इसके अंदर आपको देखने कितने जंतु और कितने पौधे हैं। तो आप देखेंगे कोई कहेगा नीम का पौधा है, कोई कहेगा यहाँ पर बबूल है, कोई कहेगा आम का पौधा है। तो आम का पौधा और नीम का पौधा दिखने में अलग अलग है, यानी एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये इनकी विविधता है एक एक क्षेत्र में। इसी तरह ऊँट है, ऊँट पाया जाता है, और ऊँट के अलावा अलग जंतु है। चूहा है, चूहा ऊँट से अलग है। कुत्ता है, हर जंतु अलग अलग है। तितली अलग है, उड़ सकती है। हर जंतु का अपना लक्षण होता है, ठीक है ना। एक दूसरे से भिन्न भी होता है और कुछ के साथ समानता भी दर्शाते हैं। तो ये जैव विविधता कहलाती है ना। जीवों की विभिन्न किस्में क्या है, जैव विविधता है। लाखों जंतु जो पाए जाते हैं उनमें जो विविधता होती है, जैव विविधता। और जैव विविधता में पौधे व जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे पौधे जंतुओं को फल व छाया देते हैं, फल व छाया कौन देते हैं, पौधे देते हैं। जंतु क्या करते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, जबकि जंतु पौधों के बीजों तक दूर तक फैलाते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियाँ या छोटे कीट होते हैं, वो क्या करते हैं, जब फल खाते हैं तो उनके जो बीज आती है वो चिपक जाते हैं कण, और वो दूर ले जाकर फेंक देते हैं, ठीक है ना। फल फल खा लेता है कोई गिलहरी, बीज, मान लो एक फल लगा हुआ है, एक गिलहरी ने इस पौधे का खाया, फल यहाँ से ले गई और कहीं दूर ले जाकर फल खाया, तो फिर बीज बचा, बीज वहाँ पर रह गया, वहाँ पर नया पौधा उग जाएगा। इस तरह क्या है, पौधे और जंतु एक दूसरे की मदद करते हैं। अब है पौधे व जंतुओं के समूह बनाना। तो सबसे पहले हम पौधे के समूह किस प्रकार बना सकते हैं, तना कठोर है या कोमल, फूल उपस्थित है या नहीं, इस आधार पर बनाए जा सकते हैं। पौधे के समूह बनाने के लिए दो चीज़ देख सकते हैं, तना कैसा है उसका, कोमल है या कठोर है, फूल पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। इसके अलावा अगर हम जंतु के समूह बनाएं तो किस प्रकार बनाएंगे, तो जंतु के समूह बनाएंगे खान पान का स्वभाव, यानी वो क्या खाते हैं, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है। रहने का स्थान क्या है, जमीन पर रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, आदि के स्थान आदि के आधार पर हम जंतु के समूह भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले बनाते हैं हम पौधों के समूह। पहला इसका आधार है ऊंचाई व तने की प्रकृति के आधार पर हम पौधे के समूह बनाएंगे। किसके आधार पर, तने की ऊंचाई और प्रकृति। तो इस आधार पर पौधे इस प्रकार के होते हैं। पहला है शाक, जिसे कहते हैं हर्ब्स। इसके लक्षण होते हैं शाक छोटे मुलायम तनों वाले पौधे होते हैं। ऐसे पौधे जो काफ़ी छोटे होते हैं, तने मुलायम होते हैं, इन्हें हाथ से तोड़ सकते हैं, ऐसे तनों वाले पौधे, ठीक है। इसके अलावा इनका जीवन काल छोटा होता है, सामान्यतः 1 या 2 मौसम तक, यानी कुछ 2-4 महीने के लिए उगते हैं। इनके तने नरम और सजीव होते हैं। इसके अलावा इनके तने नरम और सजीव होते हैं, जैसे कि धनिया है, पुदीना है, पालक है, मेथी, यानी एक मौसम में उगते हैं, तने कोमल होते हैं और ये छोटे होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, साग कहलाते हैं। फिर से देख लीजिए क्या होते हैं, पौधे छोटे होते हैं, मुलायम तनों वाले होते हैं, जीवन काल छोटा होता है, और नरम और सजीव और इनके तने होते हैं। धनिया, पुदीना, पालक, सब्जियां आती आती है ना, पत्तेदार, उनके जो तने होते हैं वो क्या है, साग के उदाहरण है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक टमाटर का पौधा लगाया तो ये साग है,
अब बात करते हैं झाड़ी की। झाड़ी के लक्षण देखते हैं। झाड़ी क्या होती है? झाड़ी छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनके तने कड़े और शाखित होते हैं। अब की बार क्या है, पौधे तो छोटे हैं लेकिन उनके तने थोड़े कठोर है। इतने आसानी से नहीं तोड़ सकते जितना आसानी से हमने शाख को तोड़ दिया। इनकी ऊंचाई 2 से 6 मीटर तक होती है और तना और शाखाएं आधार से शाखित होती है। इसके अलावा कई बार क्या है, झाड़ी झाड़ी नाम है इनका तो क्योंकि इनमें कांटे भी पाए जाते हैं छोटे छोटे। कई में कांटे होते हैं, कई में नहीं होते। तो झाड़ी में कांटे भी हो सकते हैं। इनके उदाहरण है गुलाब, हिबिस्कस और कैक्टस। इन सब में कांटे होते हैं। वैसे सब में झाड़ी होगी तो कांटा कांटा होगा, तना थोड़ा कठोर होगा और कांटे थोड़े बहुत कांटे होंगे, तभी उसे झाड़ी कहते हैं। ठीक है, गुलाब का फूल इसका उदाहरण है। इसके अलावा शाख हो गया, झाड़ी हो गया। तीसरा है वृक्ष यानी ट्रीज। तो इसके लक्षण देखते हैं। पेड़ के लक्षण क्या होते हैं? वृक्ष क्या होते हैं? बड़े और ऊंचे होते हैं जिनका तना मजबूत और कठोर होता है। जैसे बड़ा सा तना होता है, फिर ऐसे पेड़ होता है, ठीक है, बड़ा सा, ठीक है। इनका तना आमतौर पर सीधा और बिना शाखा वाला होता है। तने पर कोई शाखा नहीं पाई जाती, ठीक है। शाखा क्या होती है? शाखा वो डालियां होती है जिन पर पत्तियां लगती है। तो यहाँ पर डालियां नहीं होती, यहाँ तक, यहाँ पर आगे पाई जाएगी, ठीक है। वृक्षों की आयु काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। इनकी आयु काफ़ी लंबी होती है। बरगद पेड़ है वो 400 साल से ज़्यादा जीवित रहता है। कुछ पेड़ हजारों साल तक जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए नीम है, आम है, पीपल है, नारियल आदि के पेड़ होते हैं। नारियल का पेड़ तो ऐसा एकदम काफ़ी लंबा होता है, ठीक है ना, एकदम लंबा, समुद्र के किनारे होता है। फिर ऊपर ऊपर जाकर उसकी ऐसी पत्तियाँ होती है और फिर नारियल लगते हैं, ठीक है। तो ये थी पेड़ों के बारे में बात। अगला है आरोही लता यानी क्लाइंबर। आरोही लता वे पौधे होते हैं जो सहारे की मदद से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। यानी ऐसी बेलें होती है जो क्या करती है, पौधे या बेलें होती है, लता यानी बेल होती है, ऐसे पौधे या बेल है जो क्या इन्हें सहारा चाहिए, उसके बाद ये चढ़ जाती है, ठीक है ना। ऐसे घूमती घूमती रेसे से निकलते हैं, फिर वो रेसे आगे बढ़ते हैं और पीछे पत्तियां निकलती जाती है। तो इन्हें आरोही लता कहते हैं। और आरोही लता की बात करें तो इनके तने कमजोर होते हैं और सीधे खड़े नहीं रह सकते, ठीक है। ये सीधे नहीं होते, ठीक है ना, सीधे अपने आप खड़े नहीं होते। इन्हें किसी सहारे की जरूरत होती है। इन्हें चढ़ने के लिए बाहरी सहारे की जरूरत होती है। जैसे मनी प्लांट है, अंगूर है, लौकी है, इनकी जो बेलें होती है वो एक दूसरे किसी की सहारे से चढ़ती है। तो इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? आरोही लता। आरोही लता है ना क्लाइंबर्स, यानी किसी सहारे से चढ़ती है, तने कमजोर होते हैं। लौकी, मनी प्लांट, अंगूर आदि की बेलें। विसर्पी लता क्या होती है? ये भी बेलें होती है लेकिन इनमें क्या है, ये भूमि पर रेंग कर चलती है ना, जमीन पर सीधी 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 फैल जाती है। इनके तने कमजोर होते हैं, जमीन पर ही फैलती है। किसी पौधे पर चढ़कर ये नहीं फैलती, सिर्फ जमीन पर ये फैलती है। अपनी जमीन पर फैलकर कुछ है, किसी दूसरे की नहीं जरूरत नहीं है। ये बिना बिना सहारे के बढ़ती है और जमीन पर फैलती है। ये भी सीधी खड़ी नहीं रह सकती बेलें, लेकिन इसको सहारा नहीं चाहिए। जबकि आरोही लता को सहारा चाहिए और वो भी सीधी नहीं खड़ी रह सकती, ठीक है। ये जमीन पर फैलती रहती है। इसका उदाहरण क्या है? कद्दू, तरबूज और खरबूज आदि की बेलें होती है, वो जमीन पर रहती है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं पत्तियों में शिराविन्यास का प्रकार। तो शिराविन्यास क्या होता है? एक पत्ती होती है, ठीक है ना, एक पत्ती है, ठीक है। पत्ती के बीच के अंदर एक तो बड़ी होती है, मध्य शिरा होती है, ठीक है, और छोटी छोटी शिराएं होती है। तो इनका विन्यास यानी किस प्रकार है? कुछ पत्तियां होती है जिसके अंदर ऐसे ऐसे होती है, देखो, ठीक है, ऐसे शिराएं होती है। जबकि कुछ पत्तियां ऐसी होती है जिसमें एक मुख्य शिरा होती है और साइड में ऐसे निकली होती है। तो ये दो प्रकार की शिराएं होती है। इसको कहते हैं समांतर शिराविन्यास, ठीक है। अभी देखते हैं समांतर शिराविन्यास की बात करते हैं। इस प्रकार पत्तियों में शिराएं समांतर होती है और एक ही दिशा में चलती है ना, इस प्रकार हो गई, ठीक है। और मुख्य शिरा के दोनों ओर छोटी छोटी शिराएं समांतर रूप से फैली होती है। यानी कि मुख्य शिरा तो होती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं, पत्ती है। एक बड़ी शिरा होती है जिसे आप हर पत्ती में देख सकते हैं, उसके सीध में से होती है लंबी। जैसे गेहूं है, मक्का है, केला है, घास है, इनकी पत्तियों में यह पाई जाती है। अगली है जालिकावत शिराविन्यास। इसमें क्या होता है? इस प्रकार में शिराएं मुख्य शिरा से शाखित होकर जाल जैसी संरचना बनाती है। इसमें क्या होता है? एक पत्ती होती है, ठीक है, ये इसकी मुख्य शिरा हो गई और ये अब की बार सीधी नहीं चलेगी, ऐसे जालनुमा निकली हुई है। पीपल की पत्ती आदि देखना भी कभी आप, ठीक है ना, पीपल की पत्ती देखना, आम की पत्ती देखना, तुलसी की देखना, तो ऐसे जालीनुमा होती है। यह पत्तियां एक जाल के रूप में फैली रहती है। आम है, पीपल है, तुलसी है, सूरजमुखी है, इनकी पत्तियां ऐसी होती है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं जड़ के प्रकार। जड़ भी दो होती है, एक तो होती है मूसला। इसके लक्षण देखते हैं। मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जो सीधे नीचे की ओर बढ़ती है। मुख्य जड़ से शाखा के रूप में छोटी छोटी जड़ निकलती है। गाजर, मूली, चुकंदर, आम, यानी जड़ है, एक मुख्य जड़ निकली, उसके बहुत सारी ऐसे शाखाएं निकल गई, ठीक है।
रेशेदार जड़ क्या होती है? इस प्रकार की जड़ के अंदर कई पतली धागेनुमा जड़ें पादप के आधार से निकलती है। मुख्य जड़ नहीं होती बल्कि कई समांतर आकार की समान आकार की जड़ें होती है। यानी इसमें क्या होता है, रेशेदार जड़ में क्या होता है कि जड़ निकल गई एक, तो मुख्य जड़ निकलती है, वो कुछ समय बाद मर जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, उसके जगह बहुत सारी ऐसे रेशेनुमा जड़ें ऐसे निकल जाती है ये जड़ें। ठीक है, इसमें मुख्य जड़ नहीं होती, जबकि इसमें एक मुख्य जड़ के निकली हुई होती है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। तो रेशेदार जड़ें पाई जाती है गेहूं, मक्का, चावल और घास के अंदर। घास उगती है, उसको उखाड़ कर देखना आप कभी। ठीक है, तो उसमें मुख्य जड़ नहीं होती और ऐसा रेशे से बहुत सारे होते हैं, जबकि इस जड़ के अंदर क्या है, यहाँ पर एक मुख्य जड़ है और उससे क्या है, निकली हुई है बहुत सारी जड़ें। है ना, मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिससे बहुत सारी जड़ें निकलती है, जबकि मुख्य जड़ समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है रेशेदार जड़ में, और उसकी जगह बहुत सारी जड़ें निकलती है। ये दोनों में अंतर है। ये देखो बच्चों, जिससे बनाया हुआ है सरसों के पौधे में मूसला जड़, देखो यहाँ पर है, ये मुख्य जड़ है और इसके साइड में निकली हुई है। सामान्य घास के पौधे में झकड़ा या रेशेदार जड़, तो इसमें देखो मुख्य जड़ नष्ट हो गई और बहुत सारी ऐसे रेशे निकल गए। ठीक है, तो ये है इनमें। इसके बाद है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीज। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बीजपत्री की। इसमें केवल एक बीजपत्र होता है। बीजपत्र क्या होता है, जब आप रात भर बीजों को भिगो कर रखिए, उनके दो भागों में बंट जाए तो वो द्विबीजपत्र है, अन्यथा नहीं। जैसे चना है, चना क्या होता है, द्विबीजपत्र होता है। चना दो भागों में बराबर टूट जाता है। गेहूं एक बीजपत्री होता है। पत्तियों में इनमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है और जड़ें रेशेदार होती है। इनमें संबंध है बच्चों कि अगर बीज एक बीजपत्री है तो उसकी समांतर शिराविन्यास पाया जाएगा उसमें, और जड़ें रेशेदार होगी। जैसे गेहूं, मक्का, चावल, केला, इनमें ये तीनों विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती है बच्चों, ये ध्यान रखो। ये सब किस में पाई जाती है, एक बीजपत्री में पाई जाती है। पत्तियां कैसी होगी, समांतर शिराविन्यास वाली होगी, पत्तियां ऐसी होगी। ठीक है, पत्ती देखकर आप बता सकते हैं कि एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री। इसके अलावा बीजपत्र देखकर भी बता सकते हैं, बीजपत्र केवल एक ही होगा। जड़ें देखकर भी आप बता सकते हैं कि पौधा द्विबीजपत्री है, एक बीजपत्री। ठीक है, जैसे यहाँ पर बना हुआ है, यह है चना द्विबीजपत्री और ये है मक्का है यहाँ पर। इसके अलावा गेहूं भी एक बीजपत्री होता है, इसमें बीजपत्र एक है जबकि इसमें बीजपत्र दो है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं द्विबीजपत्री की। द्विबीजपत्री में क्या होता है, बीज में दो बीजपत्र होते हैं। ठीक है, और पत्तियों में जालिकाकार, यानी कि पौधे की पत्ती को देखकर आप बता सकते हैं एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री। जैसे ही अगर द्विबीजपत्री होगा तो इसमें क्या है, जालिकावत शिराविन्यास ऐसे पाया जाएगा। जड़ें मूसला होती है, यानी मुख्य जड़ होती है और उसके ऐसे निकली हुई होती है। आम, सूरजमुखी, गुलाब, मटर इसके उदाहरण है। आगे बात करते हैं बच्चों जंतुओं में गति की। तो सबसे पहली है सरीसृप गति। तो इसमें क्या होता है, जंतु अपने शरीर को जमीन पर घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं। ये गति सरीसृपों जैसे सांपों में पाई जाती है, रेंग कर चलते हैं सरीसृप गति में। ठीक है, जैसे कि सांप। दूसरा है चलना। इस गति में जानवर अपने पैरों का उपयोग करके चलते हैं। यह गति अधिकांशतः भूमि जंतुओं में पाई जाती है। जमीन पर रहने वाले जंतु होते हैं, जैसे मनुष्य है, बकरी है, शेर है, आदि पैरों पर चलते हैं। इसको कहते हैं वॉकिंग या चलना। तीसरी गति है दौड़ना, रनिंग। तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैरों का उपयोग करना लगता है क्या, दौड़ना। जैसे घोड़ा है, हिरण है, तेज गति से दौड़ते हैं। अगला है फ्लाइंग या उड़ना। इस गति में क्या होता है, जंतु अपने पंखों का उपयोग करके हवा में उड़ते हैं, जैसे चिड़िया है, चमगादड़ है, आदि। अगला है तैरना। तो इसमें क्या होता है, जंतु अपने पंख, फिन या पैर का उपयोग करके पानी में चलते हैं, जैसे मछली है, डॉल्फिन है, कछुआ है, आदि चलते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं आगे, गति में अंग कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं। तो एक तो पैर द्वारा गति होती है। भूमि पर चलने वाले जंतु पैर का उपयोग करके गति करते हैं, जैसे बकरी, हाथी, शेर, मनुष्य। इसके अलावा अगली गति है पंखों द्वारा गति। तो उड़ने वाले जंतु इस गति का उपयोग करके हवा में उड़ते हैं, जैसे पक्षी, तितली, चमगादड़। इसके बाद बात करते हैं फिन द्वारा गति। जल में रहने वाले जंतु फिन का उपयोग करके पानी में तैरते हैं, जैसे मछली है, डॉल्फिन है। ठीक है, इसके बाद शरीर के द्वारा गति भी होती है बच्चों। सरीसृप अपने शरीर को घसीट कर जमीन पर गति करते हैं, जैसे सांप, यानी रेंग कर जो जंतु चलते हैं अपने शरीर द्वारा गति करते हैं, हाथ पैर नहीं होते उनके। ठीक है बच्चों, अब है अनुकूलन और आवास। तो अनुकूलन की परिभाषा आगे देखेंगे हम। पहले कुछ जंतुओं में अनुकूलन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मछली की। तो मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है, तालाब, नदी, समुद्र में। अनुकूलन क्या क्या होता है इसमें, तो इसका शरीर है लंबा होता है और फिसलन युक्त होता है, जिससे तैरने में आसानी होती है। यानी फिसलन युक्त होता है पानी के अंदर और शरीर लंबा होता है, जिससे कि तैरने में आसानी होती है। फिन और पूंछ की मदद से दिशा निर्देशन और गति प्राप्त करती है। एक तो फिन पाई जाती है, यहाँ पर फिन होते हैं मछली के, और पीछे से पूंछ होती है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि
एक तो ये सही दिशा में जाती है और ये गति प्राप्त करती है ना, गति तेज धीमी कर सकती है और एक जिस दिशा में जाना उस दिशा में जाती है। इसके अलावा इसके गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, जिसकी मदद से जल में मूल्य ऑक्सीजन प्राप्त करती है। इसका उदाहरण है रोहू और शार्क। अगला है ऊंट। ऊंट के अनुकूलन देखते हैं। आवास क्या है? रेगिस्तानी मरुस्थलों में पाया जाता है। अनुकूलन क्या है? लंबे पैर जो शरीर को गर्म रेगिस्तानी जमीन से दूर रखते हैं। इसके अलावा उसमें कुबड़ होता है। कुबड़ में वसा संग्रहित होती है जो भोजन और पानी की कमी, यानी जब पानी आदि नहीं मिलता है तो ऊंट क्या करता है कि जब पानी होता है बहुत सारा पीकर अपने कुबड़ में इकट्ठा कर लेता है और जब जरूरत पड़ती है तो प्यास मिटाता है। इसके अलावा इसकी मोटी त्वचा होती है जो सूर्य की गर्मी से सुरक्षा देती है। उदाहरण के लिए ड्रोमेटरी ऊंट एक कुबड़ वाला ऊंट और बैटरी का ऊंट दो कुबड़ वाला। इनका दोनों में अंतर अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो कि यहाँ पर है मछली। मछली अपने पंखों की सहायता से पानी में तैरती है। ये इसके पंख है, ठीक है, ये पूंछ है, ठीक है। तो ये मछली है। इसके अलावा बकरी अपनी टांगों की सहायता से भूमि पर चलती है और ये मरुस्थल में उगा पेड़ है, नागफनी का पौधा, कांटेदार पौधा है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं बकरी की। बकरी भी टांगों से चलती है, ठीक है ना। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें अनुकूलन क्या होती है? एक तो इसके पैरों पर खुर होते हैं, तेज और मजबूत खुर जो पहाड़ी क्षेत्रों में चढ़ने में मदद करते हैं। बकरी पहाड़ पर चढ़ सकती है, ठीक है ना, एकदम। इसके क्या लौ के जूते की तरह काम करते हैं इसके, ठीक है ना, जूते नहीं बनती इसलिए बकरी। विविध प्रकार के पौधों को खाने की क्षमता होती है। उदाहरण घरेलू बकरी, जंगली बकरी। बकरी क्या करती है? किसी मैदान में छोड़ दो जहाँ छोटे छोटे पौधे हैं, सब चट कर जाएगी। ऊंट है, बकरी है, या क्या करते हैं जहाँ रेगिस्तान में बहुत कम पौधे होते हैं और उनको भी ये खा जाती है, ठीक है। अगला है कैक्टस। शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र में उगता है, ना मरुस्थल क्षेत्र में उगता है जहाँ वर्षा कम होती है, रेगिस्तान में। अनुकूलन क्या है? पत्तियां कांटों में बदल जाती है ताकि पानी की हानि कम हो। तो अभी कैक्टस हमने देखा पौधा होता है, पौधे में पत्तियां नहीं होती, पत्तियों की जगह क्या होता है? कांटे होते हैं। कांटों में बदल जाती है जिससे क्या कि पत्तियां क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन करती है। तो वाष्पोत्सर्जन कम करना चाहिए क्योंकि बारिश तो हो ही नहीं रही, इसलिए कांटों में बदल जाती है। तना मोटा और हरा होता है जो भोजन निर्माण और जल संचयन करता है। इस प्रकार होता है तना। तना हरा होता है। हरा क्यों होता है? क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण बच्चों कर सके, ठीक है ना। पत्तियां तो होती नहीं, पत्तियां करती है प्रकाश संश्लेषण, से पत्तियां है ही नहीं तो वो क्या तने से करता है। इसके अलावा मोटा होता है जो भोजन का और जल का संचय की काम भी करता है। जड़ें क्या होती है? लंबी होती है और गहराई में जल को खोजने में मदद करती है ना। जड़ें बहुत गहरी होती है क्योंकि मरुस्थल में पानी बहुत जमीन की गहराई में होता है, पानी चाहिए, बारिश कम होती है तो वो जड़ें क्या पानी लाती है। उदाहरण के लिए ओपेंशिया, सगुआ और, ठीक है। ओपेंशिया आप एक याद कर लीजिए, एक ओपेंशिया या कैक्टस कहते हैं इसे। कैक्टस एक एग्जाम्पल बहुत है आप मरुस्थलीय पौधे का। इसके अलावा आप खेजड़ी भी याद कर सकते हैं। अगला है देवदार। यह ठंडे पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। ये देखो देवदार का पेड़ है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ होता है। इसमें अनुकूलन क्या क्या होते हैं? इसमें लंबी और संकरी सुई की तरह पत्तियां होती है जो ठंडे मौसम में पानी की कमी ना हो। यानी लंबी और संकरी और सुई की तरह पत्तियां होती है, एकदम सुई होती है वैसी पत्तियां होती है, ठीक है, ताकि ठंडे मौसम में पानी की कमी इसमें ना हो। ऊंचा तना जो बर्फ से सुरक्षित रखता है, तना काफी ऊंचा होता है जो बर्फ से सुरक्षित रखता है। शंक्वाकार रूप जो बर्फ को गिरने में मदद करता है, यानी शंक्वाकार कहने का मतलब वह इस तरह होता है, इस तरह पेड़ होता है, ठीक है ना, एकदम आधी खुली छतरी टाइप का होता है। तो यहाँ पर बर्फ गिरती है ना तो वो ऐसे नीचे आ जाती है, इसके ऊपर अंदर नहीं जाती बर्फ। वरना ऐसे होता हमारे जैसे पौधा होता है ऐसे खुला होता है ना ऐसा, तो उसमें बर्फ रह जाती, पत्तियां शाखाएं टूट जाती। इसमें क्या होता है? और यहाँ से बर्फ फिसल जाती है, ज़्यादातर बर्फ नीचे गिर जाती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं राजस्थान के गर्म मरुस्थलीय ऊँट जो एक कुबड़ वाला होता है उसे कहते हैं ड्रोमेडरी ऊँट। और लद्दाख के ठंड मरुस्थली का ऊँट होता है उसे कहते हैं बैटरीगन ऊँट। इसमें दो कुबड़ होती है, इसमें अंतर देखते हैं, ठीक है। ये काफ़ी मोस्ट पर्सन है, सारे मोस्ट है बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक संरचना की। तो ड्रोमेटरी ऊँट है, इसमें कुबड़ एक होती है, पतली त्वचा होती है, लंबे पतले पैर होते हैं, नाक और आंखें गर्मी व धूल से बचाव के लिए इसमें होती है, अनुकूल होती है। अगला है बैटरीगन ऊँट। इसमें देखिए इसका शारीरिक की बात करें सबसे पहले, इसमें दो कुबड़ होते हैं, ठीक है ना, कुबड़ दो होते हैं, ठीक है ना। ये मान लो ये ऊँट है तो यहाँ पर दो कुबड़ होते हैं, ठीक है, दो कुबड़ होते हैं, जबकि रेगिस्तान वाले ऊँट में एक ही कुबड़ होता है। जैसे ये ऊँट है तो अगर एक कुबड़ है तो रेगिस्तानी, और ऐसे दो कुबड़ होते हैं पास पास में तो वो क्या होते हैं? बैटरीगन ऊँट है। इसके अलावा मोटी त्वचा व घना फर, मजबूत व चौड़े पैर, नाक व आंखें ठंड व बर्फ से बचाव के लिए इसमें अनुकूलित होती है। तापमान सहन शक्ति की बात करें तो ड्रोमेटोरी ऊँट क्या 50 डिग्री
सेंटीग्रेड तक ताप सहन कर सकता है, जबकि बैटरी का ऊँट क्या है -40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 0 से नीचे, क्योंकि वहाँ बर्फबारी होती है इसलिए काफ़ी ठंड होती है, ठंड सहन कर सकता है, जबकि ये गर्मी सहन सकता है। पानी और भोजन की बात करें तो डेयरी ऊँट होता है, वह पानी और भोजन की कमी सहनशील होता है, कांटेदार पौधे खा सकता है, कांटेदार पौधे खा सकता है, और पानी और भोजन की कमी को भी सह सकता है। ठीक है, बैटरी या ऊँट की बात करें तो बर्फ पिघलाकर पानी और ठंडे रेगिस्तानी पौधे खाता है, यानी बर्फ को पिघलाकर ये ठंडा पानी और रेगिस्तानी पौधे खा सकता है जो बर्फ में उगते हैं। ऊर्जा संचयन की बात करें तो ड्रोमेडरी ऊँट है, इसमें एक कुबड़ पाई जाती है जो ऊर्जा संरक्षण का काम करती है, जबकि बैटरी में 2 कुबड़ होती है जो लंबी ऊर्जा आपूर्ति करती है। एक तो ठंड से भी बचाती है इसको, एक इसमें भोजन की आपूर्ति करती है, इसलिए 2 कुबड़ होती है, इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसमें क्या है, गर्मी है, गर्मी से बचाव चाहिए, इसको ठंड से बचाव चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक सुरक्षा की बात करें तो ड्रोमेडरी ऊँट है वह तेज दौड़ और उष्मा सहन शक्ति की क्षमता पाई जाती है, जबकि बैटरी ऊँट है वो घने फर से ठंड व दुश्मनों से सुरक्षा इसमें पाई जाती है। आगे बात करते हैं बच्चों, आगे है नीलगिरी और सिक्किम में एक पौधा उगता है जिसे कहते हैं रोडोडेंड्रॉन। इसके बीच कुछ मुख्य अंतर देखते हैं, एक तो नीलगिरी में उगता है और एक सिक्किम में उगता है, यानी एक तो पहाड़ी क्षेत्रों में उगता है, बर्फबारी होती है वहाँ, एक है ना सही मौसम उगता है। तो पहले आवास की बात करते हैं तो नीलगिरी में आवास कैसा है, गर्म है, नम जलवायु है, कम ऊंचाई पर उगते हैं, यानी गर्म है, नम जलवायु में बारिश अच्छी होती है लेकिन गर्मी भी रहती है और कम ऊंचाई पर उगता है नीलगिरी में जो उगता है पौधा। सिक्किम में जो उगता है, बार बार ये नाम नहीं बताऊंगा बच्चों, आप देख लीजिए, इसका नाम है रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो सिक्किम में उगता है रोडोडेंड्रॉन वो ठंडी में ऊंचाई वाली जलवायु में 3000 से 4000 मीटर ऊंचाई पर उगता है, जबकि ये क्या है, एक कम ऊंचाई पर उगता है। ठीक है, इसकी जलवायु ठंडी है, जबकि इसकी क्या है, नमी और गर्म है। ठीक है, इसके बाद इसके फूलों का रंग और आकार देखें तो नीलगिरी में जो रोडोडेंड्रॉन उगता है उसके छोटे हल्के गुलाबी सफ़ेद फूल होते हैं, जबकि सिक्किम में जो पौधा उगता है उसके बड़े गहरे रंग के जैसे लाल गुलाबी या बैंगनी फूल होते हैं। इसके बाद अगला देख के तो पत्तियों की संरचना देखें तो नीलगिरी में जो पौधा उगता है उसकी पतली हल्की और नमी सहनशीलता वाली, यानी नमी ज़्यादा होती है उसको सहन करने वाली पत्तियाँ होती है, जबकि सिक्किम वाले में क्या होती है, मोटी मोमी सतह और ठंड सहन करने वाली पत्तियाँ पाई जाती है। जलवायु सहन शक्ति की बात करें तो नीलगिरी में जो उगता है वो गर्म जलवायु में अनुकूल होता है, ठंड सहन नहीं कर सकता, जबकि सिक्किम में जो पौधा उगता है वो अत्यधिक ठंड और बर्फ में जीवित रह सकता है। इसके बाद बात करते हैं अनुकूलन की, तो अभी अनुकूलन में हमने देखे थे, देवदार के पेड़ में देखे थे, बकरी में देखे थे, ठीक है ना, मछली में देखे थे, तो उन जंतुओं में अनुकूलन तो देख लिया, पाठ के अनुसार ही चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे अनुकूलन होते क्या है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी जीव का अपने परिवेश या पर्यावरण में जीवित रहने के लिए शारीरिक, व्यवहारिक या जैविक संरचना में परिवर्तन करना अनुकूलन कहलाता है। यह जीवों को पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठने में मदद करता है। जैसे ऊँट है, ऊँट का रहता है मरुस्थल में, रेगिस्तान में रहता है, जैसे गर्म एक कुबड़ वाले ऊँट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका शरीर ऐसा हो गया, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसका शरीर ऐसा बन गया कि वो गर्मी सहन कर सके। मछली है, मछली पानी में रहती है लेकिन उसका शरीर गलता नहीं है। क्यों नहीं गलता, क्योंकि उसकी नम श्लेष्मायुक्त त्वचा होती है, यानी कहने का मतलब क्या, शरीर पर कांटे भी होती है जंतुओं से सुरक्षा के लिए, दुश्मनों से। तो यानी जिस आवास में जो जंतु रहता है उसके जैसा बन जाता है, उसका शरीर वैसा बन जाता है, ढल जाता है, ताकि उस मौसम में वो लंबे टाइम तक जीवित रह सके। ठीक है, यही अनुकूलन कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण है ऊँट का कुबड़, जिसमें वसा का संग्रह होता है, जिससे वह रेगिस्तानी वातावरण में जीवित रह सकता है। कि अगर कुबड़ नहीं होता तो ऊँट नहीं रहता। ठीक है, और बकरी के भी खुर नहीं होते तो क्या वो पहाड़ी क्षेत्रों में चढ़ पाती। तो जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर वो अनुकूलन पाए जाते हैं। इसी तरह घास के मैदान होते हैं, वहाँ हिरण पाया जाता है, शेर पाया जाता है। तो हिरण क्या तेज दौड़ सकता है, दौड़ने की क्षमता पाई जाती है शेर से भी ज़्यादा। ठीक है, क्यों पाई जाती है, क्यों, वहाँ खुले घास के मैदान होते हैं, तेज नहीं दौड़ेगा तो तुरंत मर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जहाँ रहता है वहाँ अनुकूलन होते हैं। अब आवास की बात करते हैं। आवास क्या होता है, किसी जीव के रहने और भोजन प्राप्त करने का प्राकृतिक स्थान या परिवेश आवास कहलाता है। यह जीव को आवश्यक संसाधन जैसे भोजन, पानी, आश्रय और प्रजनन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। जैसे आवास कौन कौन से होते हैं, आवास यानी जहाँ पर वो रहता है, जहाँ से उसे भोजन मिलता है। जैसे रेगिस्तान क्या है, ऊँट का आवास है। तो आवास के प्रकार क्या है, पहला है स्थलीय आवास। ठीक है, स्थलीय आवास की परिभाषा देखते हैं। तो वह आवास जो पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है, जहाँ जीव भूमि पर रहते हैं, स्थलीय आवास कहलाता है। उदाहरण के लिए जंगल में बाघ और हाथी, मरुस्थल में ऊँट और कछुआ। स्थलीय आवास है ना, जमीन पर रहना। जमीन पर जो आवास है, जो मरुस्थल हो सकता है, जंगल हो सकता है, घास का मैदान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा कम हो सकते हैं लेकिन वो है स्थल, जमीन पर, इसलिए उसे स्थलीय आवास कहते हैं। जैसे जंगल में बाघ, हाथी, मरुस्थल में ऊँट, कछुआ। इसके अलावा होता है जलीय आवास।
वह आवास जो पानी में स्थित होता है और जहाँ जीव जल में रहते हैं जलीय आवास कहलाते हैं। पानी में रहने वाले जंतुओं का जो आवास है वो जलीय आवास है। जैसे समुद्र में मछलियाँ और डॉल्फिन रहती है, तालाब में मेंढक और मछलियाँ रहते हैं। इसके अलावा उभयचर जंतु, उभयचर जंतु क्या होते हैं? एम्फीबियंस भी इनको कहते हैं। ये क्या होते हैं? वे जंतु जो जल और थल दोनों स्थानों पर जीवित रह सकते हैं, उभयचर जंतु कहलाते हैं। जैसे मेंढक, मेंढक क्या होता है? पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, दो जगह रह सकता है, इसलिए इसको उभयचर या एम्फीबियन कहते हैं। आगे बात करते हैं अन्य तथ्य इस पाठ के रह गए, वो भी थोड़े देख लेते हैं। तो डॉक्टर सलीम अली है, इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके अलावा बाघ संरक्षण परियोजनाएं, एक तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, एक चीता पुनर्वास परियोजना यह 2022 में शुरू हुई थी। ये दोनों आपको याद रखनी है, आप डिटेल में और बुक में पढ़ सकते हैं, हम नोट्स देख रहे हैं। इसके अलावा गोडावन है, राजस्थान का राज्य पक्षी है जिसके संरक्षण हेतु राजस्थान, इसके अलावा राजस्थान से बाहरी गुजरात महाराष्ट्र में सुरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। इसके अलावा अगला है पवित्र उपवन, स्थानीय लोगों द्वारा वनों को पवित्र मानकर संरक्षण, जिससे औषधीय पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण होता है। एग्जाम्पल पश्चिम घाट के पवित्र उपवन। पवित्र उपवन क्या होते हैं? जैसे कि कोई धाम होती है या कोई भगवान है, उनका मंदिर है वहाँ पर, तो उसके आसपास पेड़ पौधे उगे तो वहाँ के पेड़ पौधों को नहीं काटते। वो कहते हैं कि इससे क्या है, हमें भगवान श्राप देंगे। तो उससे क्या है, उसके आसपास जंतु होते हैं उस धाम के आसपास, ठीक है ना, तो या तीर्थ स्थान के पास, उनको काटते नहीं है, ठीक है। तो उस तीर्थ के आसपास पौधे जीव जंतुओं का संरक्षण हो जाता है, और यही कहलाता है, क्या कहलाता है? पवित्र उपवन। जैसे पश्चिम घाट के पवित्र उपवन इसका एक एग्जाम्पल है। इसी के साथ बच्चों ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।